Hello students, this is Chetan Kumar Yadav, your chemistry teacher, and today we have just discussed about your first topic, that is the matter. किसको कहते हैं मैटर, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं. सेकंड टॉपिक वन इज द फिजिकल और स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ द मैटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर्स किसको कहेंगे बच्चों? मैटर्स द थिंग्स विच हैव द मास and volume, mass and volume, that's are known as the matter. वो सब चीजें जिनके पास मास है और वॉल्यूम है, हम उनको मैटर कहेंगे. सेकंड थिंग, जो वॉल्यूम है, इसके थ्रू कोई भी चीज, कोई भी मैटर क्या करता है? ऑक्यूपाई द स्पेस, ऑक्यूपाई द स्पेस. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक मैटर को? तीन अलग अलग लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, तीन अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट वन, द थिंग्स विच हैव द मास एंड वॉल्यूम, दैट्स आर नोन एज द मैटर. सेकंड वन, द थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट्स आर नोन एज द मैटर. एंड लास्ट, जो सबसे सटीक डेफिनेशन हो सकती है, जिसमें इन दोनों वर्ड्स को इंक्लूड करेंगे या तीनों को ही इंक्लूड करेंगे, क्या बोलेंगे? द थिंग्स which have the mass and occupy the space through their volume, that's are known as the matter. जैसे एग्जांपल्स आप देना चाहो मैटर्स के, तो आप कह सकते हो स्टोन, सोइल, स्काई, वाटर, वुड, टेबल, और भी वो सारी चीजें जो आप अपने आसपास देखते हो. जैसे ये बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर है, टेबल जो रखी है, आपकी बुक है, पेन है, all examples are belong from the category of matter. Is that clear? आगे बढ़ते हैं. यहाँ एक चीज ध्यान रखने लायक है, वो क्या कि वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, इन दोनों का मतलब एक ही है. जिस चीज के पास वॉल्यूम है वो तभी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. या मैं ये कहूं कि कोई चीज जब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इट मींस इट मस्ट हैव द वॉल्यूम विद देयर सेल्फ. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. आपका अगला जो टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, या आप कह सकते हो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. मैटर की फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. हम मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहां पर. तो सबसे पहले क्या कहेंगे, जो मैटर्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती. नेचर ऑफ मैटर इज नॉट बीइंग कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब, जैसे एक वुडन बोर्ड है, ये बोर्ड जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, इसकी बात चल रही है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसी स्ट्रक्चर होती है? नहीं होती. तो फिर इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मस्ट बी पार्टिकुलेट एंड दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. यानी कि ये जो मैटर की स्ट्रक्चर होती है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे पार्टिकुलेट रहती है, डिवाइड रहती है, या छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है. तो हम कहेंगे कि एक जो मैटर होता है उसकी स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस नहीं होती. तो फिर कैसी होती है? पार्टिकुलेट. पार्टिकुलेट वर्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. यानी जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं. जो ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, इनको क्या नाम दिया गया? इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट, ये वर्ड साइंस ने अपनी तरफ से इसको डिफाइन कर रखा है. अगर इसका आप दूसरे वर्ड सिनोनिम्स देखना चाहो तो क्या क्या हो सकते हैं? बेसिक, फंडामेंटल, या फिर स्ट्रक्चरल. इन सब का मतलब एक ही है.
चाहे आप कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल कह लो, चाहे आप बेसिक पार्टिकल कह लो, चाहे आप फंडामेंटल पार्टिकल कह लो या स्ट्रक्चरल पार्टिकल कह लो, इन सब का मतलब एक ही है। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं दीज आर द रेस्पॉन्सिबल टू मेड अप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मैटर। इज दैट क्लियर? तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो बेसिक यूनिट होती है, उसकी स्ट्रक्चर की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है एक ब्रिक्स, ईंट जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग दैट इज द ब्रिक्स। मैं बोल सकता हूं फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग, वो भी मैं बोलूंगा ब्रिक्स। मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग, तो भी मैं बोलूंगा ब्रिक्स। और मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग, तो उसका मतलब भी हुआ ब्रिक्स। तो ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है बेसिक, फंडामेंटल या फिर स्ट्रक्चरल। तो एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा टाइनी, टाइनी का मतलब स्मॉलेस्ट अपने आप में। दूसरा वर्ड मैं यूज करूंगा तो क्या करूंगा? माइक्रोस्कोपिक। दैट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक या टाइनी का मतलब क्या हो गया? ये पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि आप इनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। द पार्टिकल ऑफ एनी मैटर शुड बी वेरी टाइनी और माइक्रोस्कोपिक विच कैन नॉट सीन बाय योर नेक्ड आई। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगली नेचर की बात करते हैं। क्या इन पार्टिकल्स को और ज्यादा डिवाइड किया जा सकता है? नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, जिनको मैं कॉन्स्टिट्यूट या बेसिक या फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल पार्टिकल बोल रहा हूं, दैट इज द लास्ट डिवाइडिंग यूनिट ऑफ एनी मैटर। वो सबसे लास्ट विभाजित इकाई है किसी मैटर की, उसको और ज्यादा स्मॉल नहीं किया जा सकता, उसको डिवाइड करके और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में नहीं डिवाइड कर सकते। इज दैट क्लियर? अगली नेचर की बात करते हैं इसी से रिलेटेड कि ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स बच्चों होते हैं, अलग अलग जो मैटर्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ मैटर में ये एटम्स हो सकते हैं, कुछ मैटर्स में ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और कुछ मैटर्स में ये अपने आप में आयंस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? जो पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स से मैटर बना होता है, वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं किसी मैटर में? तो हम कहेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच कैन डिनोटेड एज द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को कि कुछ मैटर ऐसे जिनमें एटम्स पाए जाते हैं एज द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन देयर स्ट्रक्चर। एटम किन में पाए जाते हैं? 3 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिख रहा हूं। कोल, ग्रेफाइट एंड नेक्स्ट डायमंड। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों वर्ड आपने सुन रखे हैं। किसको बोला गया कोल, किसको बोला गया ग्रेफाइट और किसको बोला गया है डायमंड। आप कोल से संबंध, जो कोल वर्ड है इससे आप जो है इंट्रोड्यूस्ड हो। कोल कहा गया अपने आप में कोयले को, ठीक है। और ग्रेफाइट, आपने जो अपनी एलईडी पेंसिल देखी है उसके बीच में ब्लैक कलर की जो निडल होती है उसको बोलते हैं बच्चों ग्रेफाइट। डायमंड, डायमंड वर्ड आपने सुना होगा, ज्वेलरीज बनाने में काम आता है। एक टाइप का स्टोन ही होता है जो ज्वेलरीज में बनाने में उसमें काम आता है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल, कोल यानी कोयला, ग्रेफाइट और डायमंड, ये तीनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल की फॉर्म में एटम पाया जाता है और वो एटम होता है कार्बन का। इन तीनों ही मैटर में जो कार्बन एलिमेंट होता है ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की फॉर्म में पाया जाता है और किस फॉर्म में मिलेगा? एटम की फॉर्म में मिलेगा, एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। द कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव द कार्बन एटम एज द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन देयर स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स, किन में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं?
कुछ एग्जाम्पल हो सकता है आपके दिमाग में आ रहे हो, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, HCl, water, ammonia, H2SO4 and so many more examples here in the chemistry in which the molecules are present in the form of constituent particle of these matters. Is that clear? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं वाटर। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बाउंडेड होती है और ये इसका एक मॉलिक्यूल है। एक कंटेनर में जब थोड़ी सी क्वांटिटी या बहुत सारी क्वांटिटी आपने वाटर की ले रखी है तो वहां पर इस टाइप से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे वाटर के। ये 2 मॉलिक्यूल मैंने बोर्ड पर बनाए हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप में इसमें एक से ज्यादा एटम कंटेन रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड पर मैंने, जैसे हाइड्रोजन का भी मैं एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम ऐसे बाउंडेड रहते हैं। अगर किसी कंटेनर में बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है तो वहां पे इस टाइप से बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे। सेम थिंग इन ऑक्सीजन, बस हाइड्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब बात आए कुछ ऐसे मैटर्स की जिनमें एज ए कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हो, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। आयंस, किनमें आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं? एक वर्ड है आयोनिक कंपाउंड। मे भी आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो, मैं नहीं जानता हूं, बट आयोनिक कंपाउंड्स, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं। किनमें? आयोनिक कंपाउंड्स में। किनको कहा गया है बच्चों आयोनिक कंपाउंड्स? वो कंपाउंड्स जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मैंने क्या बोला? द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, लाइक NaCl। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आपने सुन रखा है, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। इसी तरीके से पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम मेटल है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल। ये वो एग्जांपल्स हैं। एक और भी एग्जांपल सिंपली आपकी बुक में यूज होता रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक, इसमें पोटेशियम मेटल है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल। These are the examples of ionic compounds, and in these there are positive and negative ions present in the form of their ions. Clear? जैसे यहाँ जो सोडियम क्लोराइड है इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज पाया जाता है, क्लोराइड आयन है इस पर -1 या -1, पोटेशियम पर +1, क्लोराइड आयन पर -1। सेम थिंग यहाँ कैल्शियम पर आ जाओ, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो कार्बोनेट ग्रुप है पूरा इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पोटेशियम पर अगेन +1 चार्ज, और जो ये नाइट्रेट ग्रुप है इंक्लूडेड विद नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, इट्स हैव 1 नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? ये चार्ज रखने नहीं पड़ते हैं बच्चों, इनको याद रखने का एक पैटर्न है। अगर आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लिख पाते हो, अगर आप इनके नाम नहीं दे पाते हो, या आपको ये नहीं पता होता कि किस पर कितना चार्ज, कभी भी बदलता नहीं है। सोडियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तब भी ये इतना ही चार्ज रखेगा, और जब ये कार्बोनेट के साथ जुड़ेगा तो वहां भी इस पर +1 चार्ज ही रहेगा। ये फॉर्मूला लिखा जाएगा Na2CO3। यहां कार्बोनेट पर देखो 2 नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम कार्बोनेट में यहां भी 2 नेगेटिव रहेगा, यानी चार्ज कभी चेंज नहीं होता इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर? चार्ज की जो वैल्यू होती है फॉर्मूला लिखते समय उसकी लैग में लिख दी जाती है। यहाँ सोडियम पर जो +1 वैल्यू है 1, वो कार्बोनेट की लैग में लिखी जाती है, लेकिन 1 को शो नहीं करती इसलिए नहीं लिखा। जैसे यहाँ दोनों पर सोडियम क्लोराइड में 1 वैल्यू है चार्ज की, तो ना तो सोडियम के लैग में यहाँ मैंने कोई वैल्यू लिखी 1, ना क्लोरीन के में। क्यों? क्योंकि जब हमने कोई वैल्यू नहीं लिख रखी इट मींस वो 1 ही है। लेकिन अगर वैल्यू 1 से ज्यादा हो चार्ज की तो उसको असाइन करना पड़ता है।
है, जैसे यहाँ पे कार्बोनेट में ये वैल्यू 2 है तो मैंने सोडियम के लैग में 2 लिखा है, लेकिन सोडियम की जो वैल्यू है वो 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा, अपोजिट लिखा जाता हमेशा। ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं लिखने आते हैं, इनके नाम नहीं देने आते हैं, तो आपको रटना नहीं है, आप सिंपली मुझे एक मैसेज करके बताएंगे और एक क्लास हम करेंगे जिसमें हम फॉर्मूला लिखना और नाम देना सीखेंगे, या चार्ज ऑफ जो आयंस होता है उनको याद करने का तरीका सीखेंगे। ये फिक्स होता है, कभी भी बदलता नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड इन विच आयंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि एक जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 फॉर्म में मिल सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। क्लियर है? एटम के लिए ये एग्जांपल्स आपको दिए गए, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, इन विच कार्बन प्रेजेंट इन देयर एटॉमिक फॉर्म एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर्स, लाइक दिस। एंड आयंस के लिए मैंने बताया आपको आयोनिक कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को सिंपली, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का तो मतलब हो गया बेसिक यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट, बट इनको एक और नाम दिया गया है केमिस्ट्री में, दैट इज द इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल। यानी एक मॉलिक्यूल जो बना हुआ है, एक शेप जो बनी हुई है, उसमें क्या कौन से पार्टिकल्स मौजूद, वो उसको बोला गया इंटरमोलिक्यूलर। ये आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। कुछ बुक में लिखा मिलेगा लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है कभी डिस्कस करेंगे आगे जब इस चीज का जिक्र आएगा, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर जब वर्ड यूज होता है तो उसमें मोलिक्यूल एक पर्टिकुलर यही वर्ड यूज हो रहा है, उसमें आयन या एटम्स यूज नहीं होता है। इसलिए कुछ बुक्स में, रेफरेंसेस बुक में लिख दिया जाता है, बट वो गलत है, उसका जिक्र हमें नहीं करना है। हमें जब भी कोई पूछे कि एक मैटर के पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल या बेसिक पार्टिकल या फिर स्ट्रक्चरल पार्टिकल। इज दैट क्लियर? थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैटर्स पढ़ा आपने और नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ा। मैं इस वीडियो के साथ आपको एक सीट भी भेजूंगा नोट्स के लिए। आप चाहो तो उस सीट को देख करके और क्या बोलते हैं अपने रजिस्टर में उसको मेंशन कर सकते हो, नोटबुक में मेंशन कर सकते हो, या डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। 1 बाय 1 जैसे जैसे आप पे सीट आती जाएंगे आप प्रिंट आउट लेते रहेंगे और उनको स्टोर करते रहेंगे अपने कैसे भी फाइल वाइल में, ठीक है? तो आपके नोट्स अपने आप मेंशन होते चले जाएंगे, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड थिंग, जो सीट आपको भेजी जाएगी बच्चों, वो वर्ड की फॉर्म में आएगी। इसलिए जो बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इस समय ऑनलाइन क्लासेस के लिए या इन मटेरियल्स को, वीडियो को देखने पढ़ने के लिए, तो उनके साथ उस सीट को खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो एज इट इज एज वैसे ही मिलेगी जैसी मैं भेजूंगा। बट जो बच्चे फोन यूज कर रहे हैं उनके साथ हो सकता है ऑलरेडी उनके फोन में ये एप्स हो और वो सीट जब उस एप्स में ओपन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर वो एप्स नहीं होगी तो आप उस सीट को ओपन करोगे तो लाइंस और जो टेक्स्ट है वो गड़बड़ा जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपने फोन में एक एप्स होती है WPS ऑफिस भी बोलते हैं, वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है? ये एक एप्स है जो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो, या एक एप्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से। इन दोनों में से कोई भी एक एप्स ज्यादा सुटेबल ये है, इसमें बहुत सही रहता है मामला WPS में, ठीक है? इनमें से कोई भी एक एप्स आप अपने फोन में डाउनलोड कर लोगे तो जो सीट मैं आपको भेजने वाला हूं वीडियो के साथ वो एज इट इज एज खुलेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? और आप उसको यूं का यूं प्रिंट आउट लेकर के स्टोर कर सकते हो एज ए नोट्स, या फिर आप अपने नोटबुक में उसको मेंशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास करेंगे कल, आज के लिए इतना ही काफी है।